नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। कुछ हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वे इतिहास के पन्नों पर दर्ज चीखें होती हैं। कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर की एक निशानी नहीं होती, वो वक्त की रफ्तार में ठहर गई कई ऐसी घड़ियाँ होती हैं। और 12 जून 2025 एक ऐसी ही तारीख थी जब गुजरात की धरती ने आसमान से आती हुई चीखें सुनी। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान जो अहमदाबाद से चला तो था मुसाफिरों को उनकी मंजिल लंदन तक पहुंचाने, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। आसमान का हादसा, ज़मीन पर बिखरी लाशें और फिर ऐसा दर्दनाक मंजर जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी की खौफनाक तस्वीर है। प्लेन में बैठे यात्रियों में किसी को अपने प्रियजनों से मिलना था, किसी को बिजनेस मीटिंग में जाना था, तो कोई शायद सिर्फ एक छुट्टी बिताने चला था। लेकिन किसी को ये इल्म तक नहीं था कि ये फ़्लाइट उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। ये दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन 241 परिवारों की कड़वी हकीकत है जिनकी दुनिया उस दोपहर उजड़ गई। ये कहानी है उन सवालों की जिनका जवाब अभी भी अधूरा है। आज हम उस हादसे की ही बात करेंगे, और न कि सिर्फ इसलिए कि हम उसकी पीड़ा को दोबारा जीना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम सबक ले सकें, कारणों को समझें, क्योंकि इतिहास तभी उपयोगी होता है जब वह भविष्य को सुरक्षित बनाता है। और वो 241 ज़िंदगियाँ आज भी हमें याद दिलाती हैं कि हवाई यात्रा जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जिम्मेदारियों से भरी भी। ये महज एक टीवी कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धांजलि है उन यात्रियों को जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचे, उन पायलट्स को जिन्होंने आखिरी सांस तक विमान को बचाने की कोशिश की, और उन तमाम परिवारों को जिनके घरों में उस दिन सिर्फ खालीपन पहुँचा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष। गुजरात की तपती दोपहर, अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ये भारत की आधुनिक उड़ानों की शान माना जाता रहा है। विमान रनवे से हवा में उठता है, लंदन गैटविक उसकी मंजिल है, मगर महज 30 सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। 242 सपनों के साथ उड़ता वो विमान ज़मीन की ओर झुकता है और फिर धड़ाम से मेघाणी नगर के एक बहुमंजिला इमारत से टकरा जाता है, और फिर आग का गोला, अंधेरा। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत 266 लोगों की मौत हो जाती है। पेश है प्लेन हादसे पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। की तपती दोपहर, अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जो भारत की आधुनिक उड़ानों की शान माना जाता है। रनवे से हवा में उठता है, लंदन गैटविक की ओर उसकी मंजिल है, मगर महज 30 सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। 242 सपनों के साथ उड़ता वह विमान जमीन की ओर झुकता है और धड़ाम से मेघाणी नगर की एक बहुमंजिला इमारत से टकराता है और आग का गोला बन जाता है। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत 266 लोगों की मौत हुई। बोइंग बना उड़ता ताबूत, 2 मिनट 26 सेकंड की उड़ान, फिर मौत की चुप्पी। ड्रीम लाइनर में 241 सपनों की हुई मौत। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन थे। विमान को कैप्टन सुमित सब्बरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने एटीसी को मेडे की कॉल की थी, लेकिन जब एटीसी ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की
तो कोई जवाब नहीं मिला। विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी आवाज आती है, A1171 क्लाइंब टू 3000 फीट। मगर उस आदेश का जवाब अधूरा रह जाता है। महज 30 सेकंड बाद ही एक अलग आवाज गूंजती है, मेडे मेडे मेडे। विमान नीचे झुक रहा है, रफ्तार असामान्य है और फिर विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। विमान हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर भेजी गई हैं। विमान सीधे जाकर टकराता है बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के तीसरी मंजिल पर, जहां एक तेज विस्फोट होता है। एक तेज झटका, लपटें, धुआं, चीखें और एक अनकही चुप्पी। मैं अकेला बचा। मौत का मंजर जिंदगी का करिश्मा। बचा इकलौता यात्री। एक युवक धुएं से निकलता है, बुरी तरह झुलसा चेहरा कांपती हुई आवाज में कहता है, ये हैं विश्वश रमेश। ब्रिटिश भारतीय नागरिक सीट 11A पर बैठे थे। पूरा विमान जल गया, लेकिन वे बच गए। रमेश ने बताया, उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही एक तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ। हादसे के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। मैं डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े पड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनएसजी ने लगाया दम। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, अपनों को ढूंढती रहीं हजारों आंखें। विमान में सवार 242 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनएसजी, यहां तक कि सेना के जवान भी पहुंचते हैं। मलबे से शवों को निकालना मात्र एक कार्रवाई नहीं थी, वह एक युद्ध जैसा था। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस और हजारों आंखें जो अपनों को ढूंढ रही थीं। दोनों पति पत्नी जो प्लेन क्रैश होने की जो बड़ी दुखद दुर्घटना की सूचना पूरे देश भर के लोगों को मिली है, पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश शोकग्रस्त भी है। इस घटना को लेकर सब लोग दुखी हैं। तो उसी में उस लिस्ट में ये लोग थे जो जाने वालों की लिस्ट थी। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ होगी, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी। और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है, ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीम लाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है। ब्लैक बॉक्स और सवालों का धुंध। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR अब जांच एजेंसियों के पास है। मगर जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ज्यादा तीखे हैं। क्या टेक ऑफ के समय फ्लैप या लैंडिंग गियर गलत पोजीशन में थे? मेडे कॉल में पायलट ने क्या कहा? क्या रनवे 23 से टेक ऑफ के समय मौसम ठीक था? क्यों AI-171 महज 625 फीट की ऊंचाई पर ही नियंत्रण खो बैठा? विमान तकनीकी या गलती? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक भरोसेमंद विमान, पर क्या वो भरोसा टूटा? DGCA ने बोइंग 787 की बाकी उड़ानों पर इमरजेंसी चेक शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और UK AAIB की टीमें भारत पहुंच चुकी हैं। जला वह शहर भी। मेघानी नगर, जहां लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, अचानक लपटों में घिर गया। 24 स्थानीय नागरिक मारे गए। 3 बच्चे, 2 बुजुर्ग महिलाएं और एक डॉक्टर जो हॉस्टल के नीचे खड़े थे। पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं
इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। सभी लोग प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों नागरिकों को खोया है। यह केवल हादसा नहीं, राष्ट्रीय त्रासदी है। वो घायलों से मिले, बचाव टीमों को सलाम किया और जांच के आदेश दिए। उड़ते सपनों की राख। रोशनी सोनघरे, केबिन क्रू और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनकी आखिरी इंस्टा स्टोरी थी चलो लंदन। अब्दुल करीम, ब्रिटेन के बुजुर्ग जो अपने पोते की शादी में जा रहे थे। स्मिता जोशी, इंजीनियर जो अपने पहले विदेश प्रोजेक्ट पर जा रही थीं। इनकी कहानियां अब राख बन चुकी हैं। विमानन मंत्रालय की कार्रवाई। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 25 लाख देने का ऐलान किया है। बोइंग ने जांच में सहयोग देने की बात कही है। डीजीसीए की विशेषज्ञ समिति ने ऑपरेशन गलती या सिस्टम फेल्योर की प्राथमिक जांच शुरू की है। मगर असली सवाल ये है, क्या रनवे के पास इतने घने रिहायशी इलाके में टेक ऑफ सुरक्षित था? क्या विमान के तकनीकी रिकॉर्ड में कोई समस्या पहले से ही दर्ज थी? क्या यह सिर्फ टेक्निकल फेल्योर था या कुछ छुपाया जा रहा था? क्या एयर इंडिया की सुरक्षा मानक जांच से बाहर जा रहे थे? क्यों एयरपोर्ट से उड़ने के 30 सेकंड बाद ही इमरजेंसी कॉल आया? AI-171 अब एक नंबर नहीं, एक सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि उड़ानों में तकनीक जितनी भी उन्नत हो जाए, एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। हर उड़ान एक भरोसा है, पायलट पर, सिस्टम पर, भगवान पर जब वो भरोसा टूटता है तो धुआं ही नहीं उठता, उठती हैं एक चीख जो कभी शांत नहीं होती। अहमदाबाद में ये पहला प्लेन हादसा नहीं है। 19 अक्टूबर 1988 को भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। उस हादसे में 113 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन बोइंग 737-200 विमान ने सुबह 6:05 पर मुंबई से उड़ान भरी। 6:20 पर पायलट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से कम दृश्यता के चलते मौसम की जानकारी मांगी। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पायलट ने लैंडिंग की अनुमति नहीं मांगी और सुबह 6:53 पर चिलोदा कोतरपुर के करीब एक पेड़ और बिजली के ट्रांसमिशन टावर से जहाज टकरा गया। बताया जाता है कि कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर से ये सब कुछ सामने आया कि विमान में दोनों पायलट कम दृश्यता के चलते रनवे खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वे विमान को नीचे भी उतारते जा रहे थे। जब वे विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर रह गया, तभी यह बिजली के ट्रांसमिशन टावर से टकरा गया और एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। और इस तरह की घटनाएं हमेशा हमें एक नए दर्द में आगे बढ़ा देती हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को दहलाया। इस हादसे में प्लेन में बैठे 241 लोगों की जान चली गई। हादसे की सटीक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। शुरुआत में विमान का इंजन फेल होने का बड़ा कारण माना जा रहा था। हालांकि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से ये दर्दनाक हादसा देखने को हमारे सामने आया है। हादसे ने ये समझने का मौका भी दिया है कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीक या ऑपरेशन से जुड़ी हुई गलती या फिर कॉन्फ़िगरेशन एरर कैसे एक बड़े विमान हादसे में बदल सकता है, वो भी तब जब दोनों ही पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी थे और मौसम बिल्कुल साफ था, तापमान भी 43 डिग्री था। ऐसे में हादसे के बाद तकनीकी कमियां या कॉन्फ़िगरेशन एरर पर भी सवाल उठने लगे हैं। आइए समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन एरर आखिर क्या होता है और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या तकनीकी गड़बड़ी बना हादसे का कारण? सिस्टम फेलियर या साजिश? अहमदाबाद प्लेन क्रैश का पोस्टमार्टम। विमान उड़ाते समय किसी भी पायलट के लिए टेक ऑफ सबसे मुश्किल काम होता है। टेक ऑफ के दौरान एक छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी गलती कॉन्फ़िगरेशन एरर कहलाती है।
अहमदाबाद विमान हादसे के पीछे कॉन्फ़िगरेशन एरर को बड़ी वजह माना जा रहा है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन के फ्लैप्स, थ्रस्ट, रोटेशन या तय समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग गियर उठाने जैसी चीजों को मैनेज करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर पायलट फ्लैप्स की सेटिंग गलत कर दे, कम थ्रस्ट और समय से पहले टेक ऑफ या लैंडिंग गियर न उठाने जैसी गलतियां कॉन्फ़िगरेशन एरर में गिनी जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशन एरर विमान की उड़ान पर असर डालता है। इससे विमान को उठने और ऊंचाई पकड़ने में परेशानी होती है। ऐसे में विमान नियंत्रण खो सकता है और दुर्घटना होना स्वाभाविक है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया के विमान में GEnx इंजन लगा था। टेक ऑफ के मिनटों बाद विमान सिर्फ 825 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सका था। उस दौरान विमान की रफ्तार 174 नॉट या 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि बोइंग 787 को टेक ऑफ के लिए 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। क्रैश विमान के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे हैं, जो टेक ऑफ के समय ऊपर हो जाने चाहिए थे। GEnx इंजन को सबसे भरोसेमंद इंजन माना जाता है। वहीं एक साथ विमान में लगे दोनों इंजन फेल होना काफी रेयर है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अहमदाबाद विमान हादसे की वजह पायलट की लापरवाही या कॉन्फ़िगरेशन एरर वजह हो सकती है। अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787 से 8 की कम ऊंचाई 825 फीट, कम गति 174 नॉट्स और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई। इसकी संभावना 70 से 80% मानी जा रही है। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक लंबी दूरी वाला विमान था जिसमें GEnx इंजन लगा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक करीब 4200 किलोमीटर की दूरी। विमान पूरी तरह ईंधन भरा हुआ था। साफ मौसम, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, रनवे समुद्र तल से सिर्फ 180 फीट ऊपर। गर्मी के कारण हवा पतली थी, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट कम हो जाता है। टेक ऑफ उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी होते हैं। गर्म मौसम में गलती की गुंजाइश और भी कम हो जाती है। अगर फ्लैप्स बहुत कम लगाए गए तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं ज्यादा फ्लैप्स से ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। अहमदाबाद जैसे गर्म मौसम में पायलट्स को बहुत सटीक सेटिंग्स रखनी होती हैं। अगर यहाँ फ्लैप्स गलत चुने गए होंगे तो विमान को सही ऊंचाई नहीं मिल पाई होगी। मानवीय चूक भी हो सकती है। हो सकता है पायलट्स किसी अलर्ट या ATC के संदेश में उलझ गए हों या आपस में सही से क्रॉस चेक न कर पाए हों। गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है, इसलिए टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना बेहद जरूरी होता है। मेडे कॉल से साफ है कि पायलट्स को कोई बड़ी समस्या समझ में आ गई थी, लेकिन हादसा सिर्फ 5-9 मिनट में हो गया, जिससे लगता है कि शायद टीम मिलकर समय पर फैसला नहीं ले पाई या तालमेल कमजोर रहा। 787 विमान में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम टेक ऑफ से जुड़ी गणनाएं करता है, लेकिन अगर उसमें गलत जानकारी जैसे वजन या तापमान डाली गई हो तो सारी गणना गलत हो सकती है। कई बार पायलट्स जल्दबाजी में मशीन पर भरोसा कर लेते हैं और उसके नतीजों को दोबारा जांचते नहीं हैं। हालांकि 787 जैसे आधुनिक विमानों में गड़बड़ी बहुत कम होती है, फिर भी अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो पायलट्स को मैन्युअली संभालना पड़ता है। ऐसी कोई जानकारी या सबूत नहीं है कि इस घटना में किसी तरह की साजिश या आतंकी हमले का हाथ हो। 2 इंजन एक साथ फेल होना बेहद असामान्य है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण 2009 की मिरेकल ऑन द हडसन घटना है, जब एक अमेरिकी एयरवेज एयरबस A320 ने न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद पक्षियों से टकराने के कारण दोनों इंजन खो दिए, लेकिन विमान को ग्लाइड करते हुए सुरक्षित लैंड
करवा लिया गया। दोनों ही इंजन फेल होने के कारण ईंधन का दूषित होना या पाइपलाइन में रुकावट भी हो सकता है। विमान के इंजन एक सटीक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं। अगर ये प्रणाली ब्लॉक हो जाए तो इससे ईंधन की आपूर्ति रुक सकती है और इंजन बंद हो सकता है। क्या अहमदाबाद हादसे में भी ईंधन पाइपलाइन में रुकावट थी? क्योंकि प्लेन टेक ऑफ के करीब 1 मिनट 38 सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। अगर ईंधन पाइपलाइन बंद हो तो प्लेन बस पाइप में जमा ईंधन के सहारे 1.5 मिनट ही फ्लाई कर सकता है, जो कि इस हादसे में देखने को हमें मिला है। हालांकि जिस विमान में हादसा हुआ वो बोइंग का ड्रीमलाइनर 787-8 था। इस हादसे के बाद से बोइंग कंपनी का ये मशहूर विमान एक बार फिर से आलोचकों के निशाने पर है। ये विमान एक बार में करीब 15,750 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए अभी तक किया जाता रहा है। इसमें एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी और साउंड इंसुलेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये शोर कम करता है। ये बाकी विमानों की तुलना में करीब 20% कम फ्यूल की खपत करता है। इसे हल्के कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका वजन भी काफ़ी हल्का है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस विमान की कीमत करीब 2100 करोड़ रुपए है। ये विमान दुनिया की ज़्यादातर एयरलाइनों की पहली पसंद है। दुनिया भर में करीब 70 एयरलाइंस वर्तमान में बोइंग के 3 वेरिएंट 787-8, 787-9 और 787-10 का इस्तेमाल करती हैं। इस विमान का इस्तेमाल एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर यूरोप और ब्रिटिश एयरवेज लगातार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसा होता है ये विमान। सवालों के घेरे में ड्रीमलाइनर 787। भारत में 30 से अधिक ड्रीमलाइनर 787 उड़ान भरते हैं। ड्रीमलाइनर 787 की अब तक 50 लाख से अधिक उड़ानें हो चुकी हैं। दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों ने अब तक 1 अरब से अधिक लोगों को यात्रा करवाई है। इस समय दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। बोइंग के मुताबिक ड्रीमलाइनर 787 की करीब 50 लाख उड़ानें हुई हैं। कंपनी का दावा है कि विमानन के क्षेत्र में किसी भी विमान ने अब तक यह कारनामा करके नहीं दिखाया है। कंपनी का दावा है कि इसके ढांचे के हल्का और मजबूत होने की वजह से यह उन विमानों की तुलना में 25% कम ईंधन की खपत करता है, जिनकी जगह इसने ली है। आज दुनिया भर में 425 से अधिक नए नॉन-स्टॉप रूट पर ड्रीमलाइनर 787 उड़ान भरते हैं। इनमें से कई रूट बिल्कुल ही नए हैं। कंपनी के मुताबिक ड्रीमलाइनर 787 की करीब 50 लाख उड़ानें हुई हैं। कंपनी का कहना है कि उसके पास अभी भी 889 ड्रीमलाइनर का बैकलॉग है। एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग का 787 से 8 ड्रीमलाइनर 2011 में शामिल हुआ था। एयर इंडिया के बेड़े में 27,787 से 8 ड्रीमलाइनर शामिल हैं। इस समय एयर इंडिया का मालिकाना टाटा समूह के पास है। इस समूह के पास पहले विस्तारा एयरलाइन नाम की कंपनी थी। विस्तारा एयरलाइन 2024 में बंद हो गई थी। विस्तारा एयरलाइन के बेड़े में कुल 6,787 से 9 ड्रीमलाइनर शामिल थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बहुत ही विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है, लेकिन 2013 में इसके बैटरी सिस्टम में कुछ खराबी आई थी। जापान में 787 ड्रीमलाइनर में 2 बार तकनीकी खामी नजर आई थी। जापान में एक खड़े हुए विमान की बैटरी में आग लग गई थी। वहीं एक दूसरी घटना में ड्रीमलाइनर के बैटरी सिस्टम में खराबी आने के बाद से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी।
वहीं अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 787 की मुख्य बैटरी में खराबी आ गई थी। इसे देखते हुए जापान और अमेरिका ने इनके उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। बोइंग ने बैटरी सिस्टम में सुधार किया, तब जाकर अप्रैल 2013 में ड्रीमलाइनर को उड़ने की इजाजत मिली थी। आइए जानते हैं ड्रीमलाइनर 787 की तकनीकी विशेषताओं के बारे में। बोइंग कंपनी के मुताबिक ड्रीमलाइनर 787 वेरिएंट आते हैं। ये हैं ड्रीमलाइनर 787-8, ड्रीमलाइनर 787-9 और ड्रीमलाइनर 787-10। अगर इनमें यात्रियों के ढोने की क्षमता की बात करें तो ड्रीमलाइनर 787-8 में 248, ड्रीमलाइनर 787-9 में 296 और ड्रीमलाइनर 787-10 में 336 यात्री यात्रा कर सकते हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ड्रीमलाइनर 787-8 7,305 नॉटिकल मील या 13,500 किमी की यात्रा कर सकता है। वहीं ड्रीमलाइनर 787-9 एक बार में 7,565 नॉटिकल मील या 14,010 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसी तरह से ड्रीमलाइनर 787-10 एक बार उड़ान भरने पर 6,330 नॉटिकल मील या 11,730 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा पिछले काफी समय से सवालों के घेरे में रही है। पिछले साल अप्रैल में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर ने दावा किया था कि 787 के फ्यूजलेज को जोड़ने की प्रक्रिया में खामियां हैं। इससे विमान का ढांचा समय से पहले कमजोर हो सकता है। उनका दावा था कि प्रोडक्शन के दौरान शॉर्टकट अपनाए गए। इससे विमान के जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बाद में यह दबाव किसी बड़े संकट में बदल सकता है। सालाहपुर का दावा था कि बोइंग ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर उन्हें 787 प्रोजेक्ट से हटाकर एक दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया था। उधर अहमदाबाद की जांच शुरू हो गई है। जांच में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के जांचकर्ता भी शामिल होंगे। इसमें बोइंग भी शामिल होगी। लेकिन अहमदाबाद हादसे ने ड्रीमलाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में दुनिया में जहां 787 ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल हो रहा है, वहां इसकी पड़ताल होगी। एक जुमला कहा जाता है कि इफ़ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी बोइंग पर विश्वास नहीं है। फिर भी दुनिया के 150 देशों के लिए बोइंग पहली पसंद है। बोइंग की खामियों के बावजूद इसकी डिमांड बहुत है। ये हैरत की बात है। बोइंग 787 के पीछे की विवादास्पद कहानी कुछ ऐसी है कि एक ऐसा विमान जिसे कभी ईंधन दक्षता, लंबी दूरी और यात्री आराम के लिए क्रांतिकारी माना जाता था, लेकिन इंजीनियरिंग के इस चमत्कार पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बोइंग के जो लोग हैं वो भी इस पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इस हादसे के बाद जब बोइंग के शेयर 5% तक गिरे, बोइंग कई सालों से विवादों और परेशानियों में जिस तरह से रहा है, पिछले साल कंपनी को हर महीने $1 अरब का नुकसान हुआ है। ये सब कुछ ये बता रहे हैं कि बोइंग की हालत अच्छी नहीं है। अब इस हादसे ने जाहिर तौर पर बोइंग के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कंपनी विमानों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के संकट और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े विवादों से संघर्ष कर रही है। पिछले साल कंपनी के कर्मचारियों ने 7 हफ्ते तक हड़ताल की थी, जिसका भारी नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा था। बोइंग के लिए समस्याएं सिर्फ वित्तीय ही नहीं हैं, विमानों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो कि ज़्यादा गंभीर हैं। पेश है बोइंग के विवादास्पद इतिहास पर यह खास रिपोर्ट। बोइंग के विमान से 6,000 हादसे, फिर भी दुनिया के 150 देश क्यों खरीद रहे बोइंग? बोइंग की खामियों के बावजूद है डिमांड। अहमदाबाद हादसे में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो अमेरिका की कंपनी बोइंग का 787 से 8 ड्रीमलाइनर था। बोइंग 787 में गड़बड़ियों का लंबा इतिहास है।
अहमदाबाद से गैटविक जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह विमान अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा तैयार किया गया 787 से 8 ड्रीमलाइनर था और एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डेटाबेस की माने तो बोइंग 787 विमान की यह पहली दुर्घटना है। इससे पहले 2 इंजन वाले इस बड़े बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस विमान में 254 से 267 तक सीटें बिजनेस और इकोनॉमी क्लास की होती हैं। हालांकि बोइंग के दूसरे विमानों से अब तक 6000 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बोइंग 787 में गड़बड़ियों का लंबा इतिहास है। 2023 में लंदन जाने वाले 787 विमान में आग की चेतावनी वाली लाइट जल गई थी, जिसके कारण विमान को वापस नई दिल्ली में उतरना पड़ा था। जनवरी 2024 में बांग्लादेश की बिमान एयरलाइंस का बोइंग 787 विमान जो सऊदी अरब जा रहा था, उसके कॉकपिट के विंडस्क्रीन में दरारें आ गईं। मई 2025 में हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्थांसा की एक फ्लाइट ने नोज व्हील में समस्या के कारण तेज गति से उड़ान भरने से मना कर दिया। तेज ब्रेक लगाने के कारण कई टायरों की हवा निकल गई। इससे पहले भी बोइंग 787 में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं। बोइंग के अलग अलग विमानों से दुनिया भर में 6000 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 400 से ज्यादा हादसे बेहद घातक थे। इन हादसों में 9000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से हादसे की यह पहली घटना, जिसका खुलासा विमान के ब्लैक बॉक्स से ही हो सकेगा। दुनिया भर में विमान बनाने वाली 2 ही कंपनियों का वर्चस्व है। इनमें से एक है अमेरिकी कंपनी बोइंग और दूसरी है यूरोपीय कंपनी एयरबस। ये 2 कंपनियां प्रमुख रूप से वाणिज्यिक विमान बनाती हैं। बोइंग विमानों से जुड़ा दुर्घटनाओं का इतिहास भी काफी लंबा है। बोइंग 737 के नए मॉडल 737 मैक्स विमानों में 2 साल 2018 और 2019 में लगातार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसके बाद 737 मैक्स की जांच में इससे जुड़ी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम में समस्या सामने आई थी। यह साल 1916 की बात है। विल बोइंग ने अमेरिका के सिएटल में इस कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1933 में बोइंग ने अपने विमान का पहल सफल मॉडल 247 तैयार किया था। वैसे अब इस बड़ी दुर्घटना ने बोइंग के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बढ़ती चिंताओं के जवाब में संघीय विमानन प्रशासन या FAA ने पिछले साल बोइंग की सुविधाओं का 6 हफ्ते तक ऑडिट किया था। ऑडिट में उत्पादन प्रथाओं पर कई मुद्दे सामने आए थे और कंपनी की सुरक्षा संस्कृति में भी अंतराल या गैप का हवाला दिया गया था, जिसमें प्रबंधन और फ्रंट लाइन कर्मचारियों के बीच जो अंतर है और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जो रिपोर्ट है उस पर प्रतिशोध या व्यापक डर शामिल रहा है। यानी कि कंपनी के कर्मचारी खौफ में होठ सिलकर जीते हैं और कंपनी लगातार कमियों के आरोपों से जूझती रहती है। भले ही बोइंग ने कहा हो कि उसे 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा और स्थायित्व पर पूरी तरह से भरोसा है, फिर भी सच्चाई कुछ और है। विसल ब्लोअर के दावे और संघीय निरीक्षण निकायों के निष्कर्ष कंपनी की आंतरिक सुरक्षा प्रथाओं और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में तमाम सवाल उठाते रहे हैं। वैसे 2024 में अमेरिका के एक उच्च स्तरीय सीनेट सुनवाई हुई थी और उसमें US सीनेटर जोश हॉली ने बोइंग के CEO डेव कैल्होन बोइंग के को सवालों के घेरे में लिया और मसला ये था कि बोइंग 737 विमानों की सुरक्षा, मुनाफे को प्राथमिकता देने और गुणवत्ता नियंत्रण में बार बार होने वाली चूक के बारे में बढ़ती हुई चिंताएं। सीनेटर हॉली ने सीधे और कड़े सवाल उनसे किए। सीनेटर ने बोइंग CEO से पूछा कि क्या कंपनी ने
पिछले हादसों से कुछ सीखा है, जिनमें लॉयन एयर और इथियोपियाई एयरलाइंस के हादसे का जिक्र शामिल था। सेनेटर हॉली ने पूछा कि क्या कंपनी के मुनाफे को प्राथमिकता देने से सुरक्षा पर समझौता किया गया। सेनेटर हॉली ने बोइंग सीईओ से ये भी पूछा कि क्या कंपनी ने पिछले हादसों से सीख लेकर सुरक्षा को प्राथमिकता देना शुरू किया है। वहीं बोइंग सीईओ ने ये साफ किया था कि कंपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। इस सुनवाई के परिणाम में बोइंग के भविष्य की दिशा को निर्धारित किया जा सकता है। इस सुनवाई के परिणाम नियामक और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर बोइंग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेश है इस सवाल जवाब का ये मुख्य अंश। Thank you, Mr. Chairman. Mr. Calhoun, what is it that you get paid currently? Senator, that's well disclosed in our proxy documents in each of the years that I've been employed. Yeah, but what is it? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's $32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for a criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. What about safety? Is that a component of your salary? It sure is, Senator. You know, have you seen the reports that the subcontractor that you used to make that door piece that fell out of the sky, that when the FAA went and toured the facility, they found one door seal being lubricated with Dawn liquid dish soap and cleaned with a wet cheesecloth, and another was being checked with a hotel room key card? Does that sound like safety to you? Senator, I think our relationship with that particular supplier has been well documented, reviewed by the FAA and most certainly us, and I'm very intent on acquiring that company so that none of that ever happens. You know, the FAA also says that Boeing still has not implemented the recommended steps back from 2019 and 2020 after the MAX crashes. You still have not taken the appropriate safety procedures or implemented what they recommended. I mean, how, if safety is a component of your $33 million compensation package, I mean, how can you possibly qualify for any of this? What about quality? Is quality part of your compensation package? Senator, I meet with the FAA pretty regularly. They don't hold anything back, and I'm not aware of anything that has been cited with respect to those accidents that we haven't taken action on. Really? Because we've had whistleblowers, you said you'd listen to whistleblower testimony. We've had multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now. सीनेट में बोइंग के सीईओ डेव कैलहोन ने पहली बार सीनेटर के सवालों का सामना किया, जिसमें कंपनी की सुरक्षा की खराब होती प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सवाल जवाब का साक्षी पूरी दुनिया बनी और बोइंग की प्रतिष्ठा दागदार हुई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अहमदाबाद प्लेन हादसे से पहले इंडिया लीगल ने एक ख़ास पड़ताल की थी, जो हमारी सहयोगी संस्था है, जिसमें पता चला था कि किस तरह से विदेशी कंपनियां एयरपोर्ट्स में कार्य कर रही हैं और किस तरह से इससे सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगती रही है। इसी बीच भारत सरकार ने तुर्की की फर्म सिलिबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इंडिया लीगल के तमाम जो सवाल इंडिया लीगल ने भेजे, एयर इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर भी रिपोर्ट में ये बताया गया कि किस तरह से विदेशी कंपनियों से अनुबंध भारत के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को दांव पर लगा रखा गया है। एयर इंडिया की दुर्घटना से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या विमान का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया?
एयर इंडिया और सैट्स के रिश्ते पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर पर उस संदर्भ में जिसमें विदेशी कंपनियों से अनुबंध का मामला आता है। सिल्वी जैसी तमाम विदेशी कंपनियां हवाई अड्डों के काम आउटसोर्सिंग के जरिए कर रही हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मसला है। बहरहाल DGCA ने प्लेन ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। 2023 में की गई एक निरीक्षण जांच में एयर इंडिया की आंतरिक सुरक्षा ऑडिट प्रक्रियाओं में भी गंभीर खामियां पाई गई थीं, जो अब इस दुर्घटना की जांच के दायरे में शामिल कर ली गई हैं। DGCA के अनुसार 2 सदस्यीय निरीक्षण टीम ने पाया कि एयर इंडिया ने कम से कम 13 ऑडिट रिपोर्ट्स में झूठे दावे किए। ये ऑडिट रिपोर्ट्स मुंबई, गोवा और दिल्ली में केबिन निगरानी, रैंप सेवा, कार्गो और लोड जांच जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित थी। हालांकि जब इन दावों को CCTV फुटेज, शिफ्ट लॉग्स और उड़ान दस्तावेजों से सत्यापित किया गया तो ये स्पष्ट हो गया कि ऐसे कोई ऑडिट कभी हुए ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इन रिपोर्ट्स में अधिकृत उड़ान सुरक्षा प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं थे, जो कि वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसके बजाय इन्हें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QAMS जिसे कहते हैं विभाग के एक ऑडिटर ने हस्ताक्षरित किया, जिसकी योग्यता भारतीय उड़ान सुरक्षा नियमों के अंतर्गत मान्य नहीं है। इसके अलावा DGCA ने पाया कि पायलटों के लिए आवश्यक प्री फ्लाइट अल्कोहल परीक्षण की ऑडिट रिपोर्ट भी गैर मौजूद था। निरीक्षण के आधार पर ये तैयार किया गया था। ऑडिटर ने कभी भी संबंधित स्थल का दौरा नहीं किया था। जांच यंत्रों की रीडिंग नहीं दर्ज की गई और बिना किसी सत्यापन के सभी जांच बिंदुओं को संतोषजनक घोषित कर दिया गया। तो ये तमाम हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट थी, एक ऐसी त्रासदी जिसने न सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू कर दी है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से बरामद कर लिया गया है। प्रश्न ये है कि क्या यह एक टाला जा सकने वाला हादसा था, क्योंकि एक और इसमें एक नया कोण जुड़ा है। ये जो एयरपोर्ट था वो एक विशेष कंपनी के द्वारा चालित था, उसके द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा था। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट GMR करता है, वैसे ही ये एयरपोर्ट एक विशेष कंपनी जो कि अडानी की कंपनी थी, उसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा था। एक ख़बर हमारे पास ये भी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बार बार एयरपोर्ट को मेंटेन करने वाली कंपनी से बोला था कि अहमदाबाद का ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर बर्ड हिट्स के मामले बढ़ रहे हैं, और जितनी बार भी शिकायत बर्ड हिट्स की आई है, हर बार जो कंपनी थी जो एयरपोर्ट को मेंटेन कर रही थी उसने इस बात को खारिज किया कि ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। ये जो हादसा हुआ है उस हादसे में ये भी एक रास्ता या एक कारण ये समझा जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बर्ड हिट्स की वजह से भी जब विमान ये उड़ा है और उस वक्त अगर किसी तरह से बर्ड हिट का इसे सामना करना पड़ा है और इसके दोनों इंजन फेल हो गए हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो एक बड़ा कारण बन सकता है। यानी कि इस वक्त अगर सरकार को जांच करनी है तो न केवल बोइंग की जांच होनी चाहिए, न केवल एयर इंडिया की जांच होनी चाहिए और सैट की जांच होनी चाहिए, बल्कि उन तमाम कंपनीज़ की भी जांच होनी चाहिए जो एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए उस वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए रखी गई हैं या जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा काम है, लेकिन अगर इसमें अनदेखी की गई तो एयर इंडिया के बेड़े की सुरक्षा को लेकर अंदर खाने में जो गंभीर चूकें चल रही हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। क्या संवेदनाएं और मुआवजे की घोषणाओं से 241 जिंदगियों को वापस लाया जा सकता है? ये संभव नहीं है। अब ज़रूरी है कि महज नेताओं के दौरे और महज कुछ दिन की सुर्खियों पर हम शांत न हो जाएं, बल्कि इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम और आप दोनों ही जगें
और अपनी बातों से, अपनी आवाज़ से हम लोगों और अपने सवाल पूछने के अंदाज से हम सरकार को इस बात पर मजबूर करें कि वो हमारी ज़िंदगियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। इन तमाम कोशिशों के साथ और वो अनसुलझे सवाल जो हमने आपके सामने रखे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब हमें मिलेगा। आज इतना ही। नमस्कार।